हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक। अब हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। किसके अगेंस्ट में? कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में। सोसाइटी जो है वो रिजिड थी, हायरार्की बनी हुई थी, लोग प्रिविलेज थे, परेशान हो रहे थे लोग। उसके बाद क्या हुआ? कंजर्वेटिज्म फिर से क्यों आ रहा है? 25-26 साल बीता और फिर से कंजर्वेटिज्म। ऐसा क्या हो गया भाई? तो ऐसा ये हुआ कि जब फ्रांस बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था तो किंग ने कुछ कर दिया गड़बड़, सीक्रेट नेगोशिएशन में चले गए। लोगों ने कहा चलो इनको हटाओ। अब फ्रांस फिर जब रिपब्लिक बना, नेशनल असेंबली जो है वो किसमें, जैकोबियन का रूल आया। जैकोबियन रूल में क्या हुआ? रेन ऑफ टेरर हुआ, परेशान हो गए। जब किंग से भी ज़्यादा के जितना परेशानी थी उससे ज़्यादा परेशानियाँ रॉबर्टसपियर के टाइम पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ? कन्वेंशन बना, वो भी आपस में ही लड़ने लगे। उसने एक रास्ता बिछा दिया नेपोलियन मिलिट्री रूलर के राइज करने का। तो ये सारी प्रॉब्लम से लोग परेशान हो गए। क्या भाई वही पुराना वाला ही सिस्टम सही था, मोनार्की सही थे, मोनार्क, चर्च, सोसाइटी यही सही थी। तो फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया यूरोपियन सोसाइटी में। तो नेपोलियन हार गए वाटरलू की लड़ाई 1814-15 के आसपास, ये हार गए। और क्या हुआ? लोगों ने बोला कि फिर से कंजर्वेटिज्म वापस आया, लोग मोनार्क को सपोर्ट करने लगे, राजतंत्र सही था, चर्च को सपोर्ट करने ये भी ठीक था, और सोसाइटी जो हायरार्की बनी हुई थी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो कंजर्वेटिव लोग थे, अब वो कंजर्वेटिव नहीं थे जो ओल्ड रिजीम में दिख रहे थे। मतलब प्योरली वो कंजर्वेटिव नहीं थे। ये कौन से कंजर्वेटिव थे? ये क्या नया सोच रहे थे? जैसे आप क्लास 9th में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन का, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा? उसमें देखा कि कंजर्वेटिव जो थे वो पुरानी मान्यताओं, पुराने रिचुअल्स को सपोर्ट करते थे, बट दे सपोर्ट ग्रेजुअल चेंज ऑल्सो, ग्रेजुअल चेंज को भी सपोर्ट करते थे। तो ये जो नेपोलियन भाई साहब ने जो चेंजेस किए थे उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे। कौन कौन से चेंजेस? जैसे मॉडर्न आर्मी ले आना, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर पूरा सिस्टम ऑफिसर्स का वो ले आना, और फ्यूडलिज्म और सेल्फडम को अबॉलिश कर देना। तो मीन्स कि कंजर्वेटिव हैं, जो पुराना सिस्टम था उसको भी सपोर्ट करें, लेकिन अब कुछ चेंजेस जो नेपोलियन ने उनको एक रास्ता दिखा दे कि कंजर्वेटिज्म ऐसे भी आ सकता है। तो किंग आए, लेकिन इन सब सारी चीज़ों के साथ आए। तो ये था न्यू कंजर्वेटिज्म। ओल्ड कंजर्वेटिज्म से थोड़ा सा डिफरेंस। ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो पुरानी चीज़ों को तो सोचेंगे, बट वो क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेपोलियन का जो इन्फ्लुएंस है, नेपोलियन जो अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप का, तो उसके मॉडर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस इन कंजर्वेटिव लोगों पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। ट्रीटी ऑफ वियना हुआ आफ्टर वॉर ऑफ वाटरलू बच्चों, और उसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर किसे हराया? नेपोलियन को। ट्रीटी ऑफ वियना होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इन भाई साहब का नाम याद रखिएगा, यही इसको होस्ट कर रहे थे, है ना। और इसमें क्या किया गया कि जो नेपोलियन ने चेंजेस किया उसको सबको अंडू कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कर दी। मतलब ये जो मेटरनिक भाई साहब है ना, ये कंजर्वेटिज्म के, ओल्ड मोनार्क के सबसे बड़े सपोर्टर हैं उस समय जितने भी यूरोप में हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं को है कि इन्होंने ही बोला था ना, व्हेन फ्रांस नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, ये भाई साहब वही हैं। इन्होंने ही ये बिल्कुल भी मॉडर्नाइजेशन, डेमोक्रेसी इसको सपोर्ट नहीं करते। प्योरली किसको सपोर्ट करते? एकदम प्योर कंजर्वेटिव हैं। सो बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड फ्रांस पावर टू फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी को फिर से जो है फ्रांस पे बैठा दिया गया। लुइस 18 जो है किंग बने फ्रांस के। ये सारी चीज़ें हुई। और इसके बाद क्या हुआ? एरियाज़ को जो डिवाइड किया इन लोगों ने, जानते हैं कोई भी एरिया, फ्रांस जो है नेपोलियन ने बहुत सारे एरिया को जीत लिया था, तो वो एरिया भी तो अब बांटेंगे ना। कोई भी ट्रीटी होती तो इसीलिए होती है, मेनली यही होता है कि जो हारी हुई कंट्री है उसके जो एरिया जीते हुए हैं या उसकी कंट्री को बांटा जाए आपस में, जो है कि क्या किया जाए, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, बंदर बाट टाइप का। अब देखते कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। किंग ऑफ नेदरलैंड सेट इन नॉर्थ इंक्लूडिंग बेल्जियम। नॉर्थ में इनको सेट किया गया और साथ में इनको क्या मिल गया? बेल्जियम का एरिया मिल गया। उसके बाद जिनेवा एडेड टू पिडमाउंट इन साउथ। पिडमाउंट इटली का, इटली के यूनिफिकेशन में आप देखोगे वहाँ पे
इसको जो है कि किसके साथ ऐड कर दिया गया, पिडमाउंट एरिया के साथ। उसके बाद प्रूशिया को मिला, वेस्ट के साइड में कुछ टेरिटरी मिल गई फ्रांस एम्पायर की, फ्रांस के एम्पायर जो नेपोलियन ने जितना जीता था ना, सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें, ट्रीटी ऑफ वियना में। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली, ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली मिल गया, लेकिन जो 39 स्टेट्स का जर्मन कन्फेडरेशन था उसको अनटच रखा गया, इसका सिर्फ नाम रख दिया गया जर्मन कन्फेडरेशन, और कहा गया कि नहीं ये रहने दीजिए, ये सीड है, ये जर्मन यूनिफिकेशन का बीज डाला गया है, समझ लीजिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का ये बीज है, जो कि कहाँ कब कटेगा जा करके 1870-71 में। तो जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 छोटे छोटे स्टेट्स थे, अब इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी या प्रूसिया ये नहीं है, इसको उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको जो यूनाइट किया गया था उनको एक रखा गया, उनको अनटच। सो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन अनटच्ड, इनको नहीं टच किया गया। तो ये पूरा जो है कि क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसको डिवीजन किया गया, बांटा गया किसमें, ट्रीटी ऑफ वियना में। कौन सी 4 कंट्री, ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज। नाउ कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, फिर वही प्रॉब्लम, ऑटोक्रेसी आ गई। हाँ, मोनार्क आए, कंजर्वेटिव लोगों ने क्या सोचा कि मोनार्क थोड़ा सा ठीक रहेंगे, पहले जैसे मोनार्क नहीं रहेंगे लेकिन वो पहले ही जैसे रहे। कोई भी किंग अपने क्रिटिसिज्म, अपने डिसेंट, अपनी बुराई, इन सब चीज़ों को कोई टॉलरेट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। वही सारी चीज़ें फिर से लौट के आने लगी। डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, अपने आलोचना, अपने क्रिटिसिज्म, अपनी बुराई अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट या किंग कोई भी हो वो क्या करता है, फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हैं, सेंसरशिप लगाने लगते हैं। सेंसरशिप फिर से लगाने लगी, सेंसरशिप लॉ जो है कि इंट्रोड्यूस करने लगे मोनार्क, किस पे, न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेस पे, सॉन्ग्स पे, जो भी कौन क्या करता था, अगर कोई भी किसी भी तरह से मोनार्क की बुराई करता था तो ये सारी चीजें फिर लौट के आने लगी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है ये वेपन बना, और एक बार फिर से रेवोल्यूशन हो गया, 1815 का रेवोल्यूशन, मतलब 1789 के बाद फिर से रेवोल्यूशन 1815 वाले दौर में। और उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ उसको देखते हैं। तो ये टॉपिक नंबर 2.3 खत्म हो गया बच्चों, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशनरी। अब क्या होगा, प्रॉब्लम आ गई, फिर से मोनार्क परेशान करने लगे और ऑटोक्रेटिक हो गए। फिर से कौन राइज करेगा, रेवोल्यूशनरीज। कौन राइज करेगा, रेवोल्यूशनरीज। सो रेवोल्यूशनरीज को क्या होना पड़ा, मोनार्क जानते हैं वो क्या सेंसरशिप लगा रहे हैं, तो उनको क्या होना पड़ेगा, लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, ये लोग क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे इसलिए क्योंकि अगर वो रहेंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, क्योंकि अब क्या है, ऑटोक्रेटिक रूल है, अब मोनार्क है, अब ये किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। टॉलरेट कहाँ करते, कभी कोई राजा टॉलरेट करेगा किसी अपनी बुराई, अपने क्रिटिसिज्म को। उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया, बहुत सारी सोसाइटीज को। अभी जस्ट इसके बाद आप लोग देखेंगे कौन कौन सी सोसाइटी फॉर्म हुई, माजिनी भाई साहब आएंगे, यंग इटली के बारे में हम लोग बात करेंगे, इन सब के बारे में। तो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हो गई लोगों तक मैसेजेस को पहुंचाने के लिए कि रेवोल्यूशनरीज के क्या पर्पस हैं। इसमें सबसे प्राइमरी था कि अपोज करना था किसका, राजा का, किंग का, मोनार्क का अपोज करना था, अपोज मोनार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी किसमें, जो वो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हो रही थी उसके मैसेजेस में। मतलब ये लोग जो मेन मैसेज दे रहे थे वो क्या, मोनार्कियल फॉर्म को क्या करना है, अपोज करना है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनलिज्म चाहिए, कंट्री चाहिए, तो ये जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, अब नेशन स्टेट बना देते हैं, सारी प्रॉब्लम खत्म। पहले रेवोल्यूशन किए, फिर बाद में कई सिस्टम आए, डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ, रिपब्लिक हुआ, लोगों को वोटिंग राइट मिले, अच्छा नहीं लगा, मिलिट्री रूल आया, वो भी अच्छा नहीं था, उसमें भी पहले जो है बहुत अच्छा लगा, बाद में जो है कि लगा कि नहीं ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है जनता को। उसके बाद क्या हुआ, फिर से मोनार्क लाया गया, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ड्यूक मेटरनिक और पूरे सब सारी कंट्रीज ने क्या किया, मोनार्की को वापस लेकर के आए, राजतंत्र को रिस्टोर किए। वो फिर उन्होंने क्या किया, वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को
परेशान कर लेंगे, सेंसरशिप लगाने लगे। फिर अब क्या, फिर से एक रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशनरीज, एंड उनका सबसे बड़ा क्या मकसद था कि पहले मोनार्क को जो है अपोज करो। फिर द मोस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बात कर लेते हैं इनकी, इन भाई साहब की, मजीनी भाई साहब की। ये इटालियन रेवोल्यूशनरी है ना, रेवोल्यूशन हो गया, सॉरी रेवोल्यूशनरीज आ गए। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी माजमी है, ये इटली के रेवोल्यूशनरी हैं। ये एक मेंबर बन गए किसके, सीक्रेट सोसाइटी के। 24 की एज में एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, यंग इटली इन मार्साइल्स, यंग यूरोप इन बर्न। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है, यंग इटली इन मार्साइल एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो इनका क्या देखिए, ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, किसके सपोर्टर थे, नेशन फॉर्म करने के। मतलब इनका कहने का मतलब कि जो भगवान है, जो गॉड है, इन्होंने नेशन को मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाई है, ठीक है। मतलब गॉड चाहते हैं कि नेशन फॉर्म हो। अगर हम लोग मैनकाइंड की बात करें, मानवता के लिए बात करें, मैजनी बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंटेड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड, जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसकी नेचुरल यूनिट है कौन, नेशन। एकदम वो, उससे नेशन को अलग ही नहीं किया जा सकता। इतना इंपॉर्टेंट बताते हैं कितने। आप जैसे ड्यूक मेटरनिक कंजर्वेटिज्म के लिए एकदम रिजिड थे, उसी तरह से ये भी जो है वो नेशन फॉर्म करने के लिए। ये भाई साहब हैं, इन्होंने 1833 में ही इटली के यूनिफिकेशन की बात करी। मतलब अभी कम से कम 35 साल बाकी हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के। 1871 में वो कंप्लीट हुआ। फ्रॉम 1859 टू 1871 अलग अलग टाइम पे प्रोसेस हुए, 12 साल में, और उसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। लेकिन ये इन्होंने एक बात बोल दी, अगर ये कर तो नहीं पाए कुछ, लेकिन इन्होंने बात बोली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। स्ट्रांगली चाहते थे कि इटली यूनिफाइड हो जाए, उसके जो जितने भी पार्ट हैं, आइलैंड्स हैं, वो सब एक हो जाए, और जो पूरा पेनिनसुला है वो एक हो जाए, और इटालियन यूनिफिकेशन हो जाए। तो क्या बोला, मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये भाई साहब आ गए, मैटरनिक, याद है ना, बिल्कुल नहीं चाहते नेशन, मोनार्क रहे, कंजर्वेटिज्म रहे। तो इन्होंने क्या बोला, डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। इन्होंने जो है कि सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा जो है कि दुश्मन बोला, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, हायरार्की बनी होनी चाहिए, कंजर्वेटिज्म होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये जस्ट उनके अपोजिट। तो ये कहाँ उनको लाइक करेंगे, तो उनको एनिमी बोलेंगे ही सोशल ऑर्डर। तो ये हो गया टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट। अब मिलते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 3 में, इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।